साथियों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज से हम जो है जीआईसी के लिए जो जीएस में आता है उसका प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया है आज से। तो आप लोग हमारे निवेदन है आप सभी लोगों से कि जीएस प्रैक्टिस सेट भी देखा करिए और उर्दू का भी तो रोज़ करवाएंगे ही। तो आज जीएस का करवा रहे हैं और शाम तक हम उर्दू का भी एक करवाएंगे और जो क्लास पढ़ाते हैं वो पढ़ाते रहेंगे। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहला प्रैक्टिस सेट ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों हम पहले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहा गया है कि एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। मतलब इसका कहना है कि एपी कल्चर किस उत्पादन से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुनिए साथियों, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि शहद से एपी कल्चर संबंधित है। मतलब एपी कल्चर शहद से संबंधित है और रेशम से सेरीकल्चर और सेब मतलब फलों के उत्पादन से कौन सा संबंधित है, हार्टिकल्चर। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। शहद एपीकल्चर शहद से संबंधित है। दूसरे पे आते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। तो 10 मंडल हैं तो उसमें 9वें मंडल में ये कहा गया है कि सोम देवता को पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को पूर्णतः समर्पित है। तो इस तरह से आपका दूसरे का विकल्प डी सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है साथियों कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो गामा किरणों को लाया नहीं जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को भी नहीं लाया जाता। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए साथियों ज़्यादातर एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? इससे परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। चौथे पे आते हैं, चौथा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब ये 4 घटनाएं हुई हैं। अब 4 घटनाओं को क्रम से लगाना है साथियों। और नीचे ये देखिए 4 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे विकल्प दिए गए हैं। आपको जो है क्रम से इसको लगाना होगा। तो ये 4 विकल्प दिए, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी को ये हुई थी शहादत, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था और भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ये 26 से 29 के बीच हुआ था। तो हुआ तो था सब 1931 में ही, लेकिन उसमें मतलब मंथ का फ़र्क है। जैसे फरवरी में ये हुआ तो फरवरी के बाद 5 मार्च को ये, फिर 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी। तो इस तरह से आपका 4 1 2 और 3 मतलब विकल्प में कौन सा है, 4 1 2 3 पहला विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ऐसे है, मतलब इसमें ढंग से नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसे है और यहीं पर है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ के पास समीप जो है ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं हुमायूं के समय में 2 चित्रकार थे, एक तो थे मीर सैयद अली और एक थे अब्दुल समद। तो अब्दुल समद जो थे उन्होंने जो है अब्दुल समद के द्वारा लिखा गया था क्या, एक दूसरा, तो उसका नाम गुलशन चित्रावती था। अब्दुल समद ने लिखा था गुलशन चित्रावली और मीर सैयद ने लिखा था दास्तान अमीर हमजा। तो इस दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, मीर सैयद अली। ठीक, अब आगे चलते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे ये 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो एक जो है अंग्रेज गवर्नर थे, तो उन्होंने क्या कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी के आंदोलन को, राजनीतिक फिरौती। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने महात्मा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 9वें पे। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम घनत्व क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भारत है और भारत अगर राज्यों की बात किया जाए तो केरल में साक्षरता सबसे अधिक है और इसी के जस्ट बगल कौन सा है, ये लक्षद्वीप। तो अब लक्षद्वीप, चूँकि ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि केरल के समीप लक्षद्वीप है और केरल की साक्षरता राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह से संघ शासित प्रदेशों में भी
लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे ज़्यादा रहेगी। ये किस जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर केरल में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा थी। अब चूँकि 10 साल बाद हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो 2021 में जब नई जनगणना होगी तो ये डाटा बदल जाएगा। तो इसमें सही कौन है? लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों, 10वें नंबर पे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब चारों में से 3 सही है और एक नहीं सही है, तो अब कौन सा नहीं सही वही आपको देखना है। देखिए, पहला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, देश की उच्चतम अदालत है वहीं। सी पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च अदालतों की सुनवाई करता है, तो ये भी सही है, कोर्ट मार्शल को छोड़कर करता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट मार्शल सेना का अपना एक अलग लॉ है, अपना नीति है, अपना अदालत है, अपना कोर्ट है। तो अब ये तीनों जब सही हो गए तो गलत यही हो गया चौथा वाला। इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है, नहीं, कोर्ट मार्शल को छोड़ देता है। कोर्ट मार्शल को छोड़कर कोर्ट मार्शल सेना का जो है अपना पर्सनल वो लॉ है, अपना पर्सनल कोर्ट है, इसलिए यही वाला गलत है, डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, 11 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? तो बाह्य आक्रमण, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है, बाह्य आक्रमण से संबंधित है 352। किससे? बाह्य आक्रमण से संबंधित है 352। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी तंत्र की विफलता 356 से संबंधित है, अनुच्छेद 356 से। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि जब विफलता हो जाएगी, क्या कहा गया है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक आर्थिक संकट है, तो आर्थिक संकट के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में ये कहा गया है। तो चूंकि ये तीनों, पहला, तीसरा और चौथा, तीनों हमारे संविधान में कहा गया है। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया था साथियों। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया था और विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। तो इसलिए ये नहीं होगा। होगा कौन? 1, 3 और 4 कहाँ पे है? ये बी विकल्प सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यों में राज्यपाल का पद सबसे उच्च होता है, तो राज्यपाल पहले रहेगा, उसके बाद राज्यपाल के बाद रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद चुनाव आयोग। तो इस तरह से आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, आपका विकल्प भी यहाँ सही है। अगले क्वेश्चन पे, मतलब ये आपका कौन सा प्रश्न नंबर था? 12। उसके बाद आते हैं 13वें पे। 13वें पे आते हैं साथियों। तो ऐसे ही मैं जब रोज़ करवाता रहूँगा आप लोगों को, तो एक हैबिट बन जाएगी और क्वेश्चन को सामना करने की आदत सी बन जाएगी, आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ये देखिए 13वां प्रश्न, 13वें में दिया गया है कि, ये देखिए साथियों 13वें में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण आवश्यकताएं, पोषण पे आधारित गरीबी को आकलन करते हैं, पोषण पर आधारित। तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषण आवश्यकताओं पर आधारित होती है जो है क्या? गरीबी की अवधारणा, गरीबी को परिभाषित किया जाता है। और तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो 14वें पे चलते हैं। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। तो मुद्रा प्रसार जब किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है और बढ़ती चली जाती है तो मुद्रा प्रसार कहते हैं। ऊंची कीमतों से इसका कोई मतलब नहीं, ये विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जब होती है तभी कहते हैं कि मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख, कृषि एवं विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ये आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जब भी कृषि और ग्रामीण विकास की बात आएगी आप सभी लोग बिना आंख मूंद करके नाबार्ड लगा दीजिएगा,
क्योंकि नाबार्ड की ही ये जिम्मेदारी है कि वो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी साख और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगला क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब विटामिन में अधिक होती है कि वसा में कि कार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन में। तो साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। कितना? 9 वसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 9.3 कैलोरी। ठीक, 9.3 कैलोरी। जैसे घी हुआ, दूध हुआ, मछली हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, इनमें जो है 9.3 कैलोरी जो है पाई जाती है वसा में सबसे ज़्यादा। तो आगे चलते हैं साथियों। इस तरह से आपका विकल्प बी सही हो गया। 17वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चल रही थी 1951 से लेकर के, तो जब 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपका विकल्प जो है डी नंबर का सही हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है ये आप समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि ये मान लीजिए जो है विश्व है, बीच से भूमध्य रेखा गई है, 23-23.5 अंश पे कर्क रेखा है और नीचे 23.5 अंश पे मकर रेखा है, और ये पोल है उत्तरी पोल और ये दक्षिणी पोल। तो जब भी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे साथियों, जब भी भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे वहाँ पर जैव विविधता घटती बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का एकदम लंबवत प्रकाश, इसी जो है भूमध्य रेखा पर पड़ता है, और रोज़ डेली हर दोपहर के बाद यहाँ वर्षा होती है। तो एक तो ताप, एक तो नमी और फिर वर्षा, तो इसलिए यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा रहती है। तो ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे हम तो वहाँ पर जैव विविधता में परिवर्तन होता चला जाएगा। इसलिए आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। 19वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इन 4 विकल्प दिए हैं, चारों में 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नोकरेक मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्त्यमालाई केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। फिर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है साथियों? अब इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो अब कौन सा सही है ये देखना है। उनमें 3 सही था, 1 गलत था, तो हमने चुन लिया। अब इसमें 3 गलत है, 1 सही है। तो इसमें देखिए आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इटली है वो एक प्रायद्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और भारत का भी निचला क्षेत्र प्रायद्वीपीय है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो भारत जैसा ही जलवायु इटली में पाया जाता है। भारत में भी आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है, और इटली में भी आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। तो सही यही है, बाकी तीनों गलत हैं। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु इटली में पाई जाती है। अगले पे चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न पे। ये मैथ का है साथियों, इसको छोड़ते हैं। ये भी मैथ का है, इसको भी छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। 23वें नंबर पे कहा गया है कि केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय। तो केवल विकलांगों के लिए जो है भारत में बनाया जाने वाला सिर्फ चित्रकूट में ही विकलांगों के लिए बनाया गया है विश्वविद्यालय, चित्रकूट में। तो मुख्यालय भी चित्रकूट हो जाएगा, इसलिए आपका 23वें का विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगले पे चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है पूसा नन्हा किस फल की प्रजाति है? तो अब 4 फल दिए हुए हैं, और किस फल की प्रजाति है पूसा नन्हा? तो इसमें सही विकल्प है साथियों, पहला सीताफल है, दूसरा पपीता, तीसरा बेर, चौथा अनार। तो इसमें सही विकल्प आप लोगों का पूसा नन्हा पपीता की है। किसकी? पपीता की प्रजाति है, पपीता की एक प्रजाति है पूसा नन्हा। अगले 25वें पे चलते हैं साथियों। विकल्प आपका 20 और 24 में सही हो जाएगा। 25वें चलते हैं। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा कहिए चाहे भूक्सा कहिए, जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बहराइच, लखीमपुर, इधर थारू लोग रहते हैं। ये बिजनौर, देखिए बिजनौर और आगरा में भूक्सा या बोक्सा
जनजाति पाई जाती है। तो इस तरीके से 25वें का विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। आप सभी लोग जानते होंगे जो चोल वंश है, चोल राजवंश द्वारा जो बृहदेश्वर मंदिर है साथियों, उसे राजराज प्रथम ने, चोल वंश के जो राजा थे राजराज प्रथम ने उसको बनवाया था। और उसमें जो है शिव का हरिहर रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। तो इसलिए 26वें का विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वें पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था। तो इसमें साथियों ये जान लीजिए आप लोग कि जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसका असफलता का एक बहुत प्राथमिक कारण ये था कि ये जो है आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। इतना उग्र हो गया था कि मतलब हद से ज़्यादा, एक होता है ओवर हो गया था, इसलिए असफल हो गया। तो ये कहीं अधिक उग्र था। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यंग जो बंगाल आंदोलन था वो कहीं ज़्यादा उग्र हो गया था और इस कारण वो असफल हो गया था। तो 27वें का विकल्प सी बिल्कुल सही है। 28वें पे चलते हैं साथियों। ये करंट का है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है। करंट हम आपको अंत में देखेंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे अंत में, जो चूँकि 6 महीने का करंट आप लोगों को पढ़ के जाना है हर हाल में, 6 महीने 8 महीने का। तो इस तरह से पहला प्रैक्टिस सेट साथियों आज पूरा हुआ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। और डेली एक प्रैक्टिस सेट जीएस का होगा और डेली एक प्रैक्टिस सेट उर्दू का होगा, और बाकी जो क्लास हम पढ़ाते रहते हैं वो पढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सारी क्लासें देखते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक भी करते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।